इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते, सदावत सलेमा प्रभु में। आज हम लोग कर्नाटका हाईकोर्ट तमिलनाडु हाईकोर्ट के या मद्रास हाईकोर्ट कह लीजिए, उसके एक बड़े डायरेक्शन, मुझे लगता है कि ये लैंडमार्क डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन पूरे देश के लिए काम आने वाला है। इस डायरेक्शन को मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी इसी प्रकार का एक डायरेक्शन इशू कर देना चाहिए ताकि पूरे देश में लागू हो जाए। मैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट के लिए कह रहा हूँ क्योंकि तमिलनाडु हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है, मद्रास हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है, वो आदेश केवल तमिलनाडु के लिए लागू होता है और वो पैन इंडिया लागू नहीं होता है। अब इसके लिए अलग अलग हाई कोर्टों को या तो उसी प्रकार के डायरेक्शन इशू कर देना चाहिए और या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का डायरेक्शन इशू कर दे, और नहीं तो केंद्र सरकार इस प्रकार का सिटीजन चार्टर एक्ट में संशोधन कर दे या सिटीजन चार्टर एक्ट बना दे ताकि पूरे देश में ये हो सके और मद्रास हाईकोर्ट के ऑर्डर का हवाला दे। मैं आपको बता दूं कि मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस वैद्यनाथन, सिंगल जज की बेंच थी, उनके सामने एक रेवेन्यू का मैटर गया। हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और रेवेन्यू के मैटर्स इतने ज्यादा लिस्पेंडेंस रहते हैं और लोग तो यहां तक कहते हैं कि भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो एक ट्रिब्यूनल की तरह काम करता है। इसलिए रेवेन्यू बोर्ड बैठता है, रेवेन्यू बोर्ड के बाद स्टेट जो अथॉरिटी नीचे बैठती हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी हो, एसडीएम एडीएम की अथॉरिटी हो, फिर वो कमिश्नर बिठाते हैं, वो भी आईएएस का जो प्रमोशन होता है नेक्स्ट वो रहता है, और फिर उसके बाद स्टेट रेवेन्यू बोर्ड रहता है। हर एक राज्य में अपने कानून है। हम सब जानते हैं कि अभी भी देश के स्वतंत्र हुए 70-75 वर्ष होने के बावजूद हम आज भी पूरे देश में एक लैंड लॉ नहीं बना पाए, पूरे देश में एक से लैंड की व्यवस्था नहीं कर पाए और स्टेट लॉज में यूनिफॉर्मिटी नहीं ला पाए। दुर्भाग्य तो हमारे देश का है कि हम नहीं ला पाए और उसी का नतीजा है जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेश वो भी कुछ अलग बात करना शुरू कर देते हैं, चूंकि वो कहते हैं हमारे पास 370 है, चूंकि वो कहते हैं कि हमारे पास ये है, चूंकि वो कहते हैं हमारे पास वो है, और हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और स्टेट लॉस, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, ऐसे प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में भी क्लेम करते हैं। महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं क्या गड़बड़ियां चल रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट कैसे अर्णव गोस्वामी केस में या और जो लैंड डिस्प्यूट हैं अनमय वाले मामले में किस प्रकार से वो अपना खेल खेल रहे हैं। तो क्या है कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश से जाता हूं और महाराष्ट्र में जाऊंगा तो हो सकता है कि मुझे महाराष्ट्र के लॉज ना मालूम हो, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ तो पैदाइशी मुझे उत्तर प्रदेश के लैंड लॉज का बहुत ज्यादा आइडिया रहता है, और पूरे देश में एक सा लॉ नहीं है, उसका खामियाजा भी पूरा देश भुगतता है। थोड़ी बहुत डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंसेस कितने हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, वो भी अभी तय नहीं है। कुल मिलाकर हर स्टेट का अपना लैंड लॉ है। तमिलनाडु में जो मामला आया जिसमें ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया आईएएस ऑफिसर्स के पनिशमेंट का, जेल भेजने का, मैं उस प्रकरण को आपको बताता हूं। तमिलनाडु पट्टा पासबुक एक्ट 1983 में पास हुआ। पट्टा पासबुक एक्ट के सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12 और सेक्शन 13 में यह व्यवस्था है कि जो पट्टा जिसके नाम है उसकी एक बुक बनेगी, उसकी एक कॉपी बनेगी, और पट्टा पासबुक एक्ट में यह मेंशन किया जाएगा कि कौन सा किसके नाम है, कौन सी भूमि है, भूमि का नक्शा नजरी, ये सब कुछ वहां अलॉट करके एक पट्टा पासबुक बनाई जाएगी। अब अगर पट्टा पासबुक में एंट्री गलत है, यानी कि लैंड की एंट्री गलत है, तो जाहिर सी बात है कि वो दुरुस्ती के लिए जाएगा। अब दुरुस्ती के लिए कहां जाएगा? दुरुस्ती के लिए हमने रेवेन्यू ऑफिसर्स बैठा रहे हैं, कलेक्टर, जो आईएएस ऑफिसर रहता है वो कलेक्टर होता है एक्चुअली। हमने मैजिस्ट्रेट की पावर उसको दी है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिसको आप कहते हैं, वो मैजिस्ट्रेट इसलिए है क्योंकि उसको कलेक्टर की पावर है और मैजिस्ट्रेट की पावर का इस्तेमाल करता है। हमने उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एक्स्ट्रा दे दी। जैसे अब दिल्ली में चले जाएंगे तो दिल्ली में कलेक्टर को कोई जानता नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं जिनके डिस्प्यूट पड़ते हैं, वहां एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, और एग्रीकल्चर लैंड ना होने की वजह से दिल्ली में कलेक्टर की वैल्यू से ज्यादा कमिश्नर की वैल्यू होगी। कमिश्नर के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, तो ओरिजिनल पोस्ट जो है वो कलेक्टर की है। आप सुनते भी होंगे कलेक्टर साहब, फिर बाद में हमने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहा और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी कहीं कहीं दे दी।
ज्यादातर स्टेटों में दे दी। तो कलेक्टर का काम है कि उसके पास रेवेन्यू को लेकर, या जो लैंड रहती है वो रेवेन्यू लैंड बोलते हैं हम, रेवेन्यू लैंड को लेकर, उसके नक्शा नजरी को लेकर, उसके कागज दुरुस्ती को लेकर, वहां कब्जों को लेकर, अनऑथराइज कब्जों को लेकर, या जमीन के जो डिस्प्यूट रहते हैं वो सक्सेशन के मामले, वो सारे उनको तय करने होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, या फिर वो अपनी पावर किसी एसडीएम या एडीएम को देता है। और सबसे छोटा रेवेन्यू का अधिकारी बैठता है, उसको हम तहसीलदार कहते हैं, तालुकादार कहते हैं। तालुकादार का असिस्टेंट या नायब भी रहता है, उसको हम नायब तहसीलदार या असिस्टेंट तालुकादार कहते हैं। ये जो तालुके का ऑफिसर है, ये रजिस्ट्री करने का यानी कि ट्रांसफर करने का काम करता है, क्योंकि हर जगह रजिस्ट्रार नहीं बैठता, हेडक्वार्टर में नहीं आते। तो तहसील में हमने व्यवस्था की है, तालुका में व्यवस्था की है देश में बहुत जगहों पर, कि आप वहां पर जाकर उसकी लिखा पढ़ी करवा लीजिए। उसके बाद उस पर कोई अपील का मामला बनता है, उस पर कुछ गड़बड़ का मामला बनता है, तो फिर वो एसडीएम के यहाँ जाता है, क्योंकि नेक्स्ट टू तहसीलदार एसडीएम बैठता है। एसडीएम की पावर जो है, एसडीएम के बाद डीएम बैठता है, और उसके बाद कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू बैठता है या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू बैठता है, और उसके बाद मैंने जैसे बताया कि स्टेट बोर्ड बैठता है, और स्टेट बोर्ड की अपील हाई कोर्ट जाती है। इन रेवेन्यू के सभी मामलों में हमारे सिंपल कोर्ट में या जुडिशियल कोर्ट में मामले नहीं जाते, वहां रिस्ट्रिक्शन है। सीआरपीसी में भी और सीपीसी में भी हमने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि जिसके अलग से बोर्ड बना हो, जिसका कोर्ट अलग से बना हो, जिसके सिविल मामलों के लिए कोर्ट अलग से बना हो या रजिस्ट्रेन किया गया हो, वहां पर सीपीसी लागू नहीं होती। अब लोग दुरुस्ती के लिए वहां पर देंगे, और दुरुस्ती में यह व्यवस्था दी गई है तमिलनाडु पासबुक एक्ट में, पट्टा पासबुक एक्ट में सेक्शन 10 में, कि जब भी आपके पास कोई एप्लीकेशन आएगी तो उस एप्लीकेशन का डिस्पोजल 120 दिन के अंदर करना। और सेक्शन 13 में अगर अपीलिंग अथॉरिटी के पास जाती है तो उसका डिस्पोजल वो अपील आने के 90 दिन के अंदर करेगा। होता क्या है कि अपीलें पड़ी हुई हैं, साल 2 साल पड़े हुए हैं, मैटर एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, साल 2 साल 3 साल पड़े हुए हैं, और अब किसान भाग रहा है। किसान लगातार आता है, किसान से नेगोशिएशन किया जाता है, और भूमाफियाओं के लिए बहुत सारे काम शुरू होते हैं, भूमाफिया उन पर हावी हो जाते हैं। कब्जा किसी का है, लैंड किसी की है, दुरुस्ती होनी है, गलत तरीके से चढ़ा दिया गया, जिसको चढ़ा दिया उसको 3 साल उसने बोया खाया, या 3 साल में उसकी मिट्टी निकाल ली। खासतौर से ये इस तरह के जो प्रकरण हैं वो मैंने देखा है कि जो भट्टे वाले हैं, जो ईंट का भट्टा लगाए हुए हैं, उनको केवल 3 साल के लिए, 2 साल के लिए कब्जा चाहिए होता है। उस कब्जे में मिट्टी निकाल लेते हैं, मिट्टी निकालकर उन्होंने ईंट बना ली, बाकी किसान की जमीन वापस कर देंगे अगर ऑर्डर हो जाएगा तो। ये बहुत बड़ा घोटाला हमारे देश में चलता है। मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि भाई आप 120 दिन के अंदर डिस्पोजल क्यों नहीं कर पाते। सवाल आए कि साहब वहां ऑन स्पॉट नहीं जा पाते, न वो सर्वे नहीं हो पाता, और पता नहीं क्या ब्ला ब्ला ब्ला। उन्होंने कहा कि मुझे ये बता दी, जब एक हाई कोर्ट का जज डिसीजन दे सकता है, वहां उन्होंने कुछ केस मेंशन किए, और उन केसेस में कहा कि हाई कोर्ट के जज जब नक्शा नजरी नहीं बन पा रही थी तो ऑन स्पॉट खुद गए। ऑन स्पॉट जाने के बाद उन्होंने 4-6-10 लोगों से वहां अगल बगल पूछताछ की, और उसको उन्होंने एडहेयर कर दिया, उन्होंने उसको उस फाइल में लगा दिया, उस डिस्पोजल में लगा दिया, जो फाइल थी उस फाइल में उन्होंने ऑन रिकॉर्ड लगा दिया और डिस्पोजल कर दिया उसके आधार पर। तो आप मुझे बताइए, आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, आप वहां पर बैठे हुए हैं, आप क्यों नहीं ऑन स्पॉट जाते। साथ में जब आगे की अपील हुई, आगे की बात हुई, तो ये कहा गया कि भाई जो आईएएस ऑफिसर डिफॉल्टर हैं उन आईएएस ऑफिसर से फाइन वसूल कर लीजिए। मद्रास हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर किया, मुझे लगता है वो पूरे देश को जानना चाहिए। मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा कि देखिए, फाइन से पहले इंप्रिजनमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कोई आईएएस ऑफिसर है और अपना काम ऑन ड्यूटी विद इन टाइम नहीं कर पाता है तो उसको सजा के प्रावधान होने चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए। फाइन इज द सेकेंडरी पोजीशन। उन्होंने कहा फाइन सेकेंडरी पोजीशन है, लेकिन सजा पहली पोजीशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर डिफॉल्टर है, जनता को परेशान कर रहा है, जनता को परेशानी हो रही है, जिसके दिए पैसे से, सैलरी से, जिस काम के लिए वो बैठा है, अगर वो काम नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति को जेल के अंदर ही जाना चाहिए, जेल में ही उसका स्वागत होना चाहिए। और फाइन एक्सेप्शन है, इंप्रिजनमेंट प्राइमरी है। और ऐसा कहते हुए उन्होंने ऑर्डर किया कि ये ढूंढना जाए कि कितने लोग या कितने इस तरह के मामले हैं, किनके मामले हैं जिन्होंने डिस्पोजल नहीं किए, और उनका आदेश दिया गया कि इनके डिस्पोजल विद इन 120 डेज
120 डेज का मतलब होता है कम से कम 4 महीने। 4 महीने के अंदर उनका डिस्पोजल हो ही जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो जेल जाने की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। हम सब जानते हैं भूमाफियों और सरकारों के और पॉलिटिशियंस के दबाव में ये उल्टे सीधे चढ़ा दिए जाते हैं और उनका डिस्पोजल आईएएस अधिकारी इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो सही नहीं करना चाहता और वो गलत हो चुका है। गलत को कंटिन्यू रखे तो डिस्पोजल न करिए, लिस्पेंडेंस कर लीजिए 2, 4, 5, 10 साल के लिए और अपने आप किसान कहीं ना कहीं भागकर चला जाएगा। या आम आदमी है बेचारा कितना दौड़ेगा। और जो भूमाफिया हैं वो कहीं ना कहीं उसको तलवार कटार दिखाकर कभी न कभी लिखवा लेंगे और उसको कब्जा नहीं होने देंगे। तो वो एने औने पौने पैसे लेकर और वहां से निकल लेता है, प्रॉपर्टी उनको दे देता है। ये सब मिली भगत सरकारी मशीनरी के साथ होती है, पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर होता है। भूमाफिया इसमें हावी होते हैं। हमारे पूरे देश में भूमाफियाओं की समस्या है या भूमाफियाओं से हमको समस्या है। तो मुझे लगता है कि मद्रास हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कर देना चाहिए। सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर मैं आपको बता दूं, सिटीजन चार्टर जिसको कहते हैं, आम आदमी के कोई भी कार्य किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में होता है तो उसके लिए एक रेगुलेशन रहता है जिसको सिटीजन चार्टर कहते हैं। भारत सरकार को देश में एक सिटीजन चार्टर बना देना चाहिए हर एक विभाग के लिए कि कौन सी फाइल किस पोस्ट पर कितने दिन तक रखी जा सकती है, मैक्सिमम पीरियड क्या है। और उस मैक्सिमम पीरियड के बाहर अगर वो निकलता है, टाइम निकलता है, तो मद्रास हाईकोर्ट का ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट वहां इंप्लीमेंट किया जा सकता है कि उस आईएएस ऑफिसर को क्यों ना जेल भेज दिया जाए जो सिर्फ यही काम करने के लिए बैठा हुआ है। जेल भेजने से मतलब है अगर उसको जेल हो जाती है तो उसको अपनी नौकरी तो गंवानी ही पड़ेगी, साथ में सजा काटनी पड़ेगी और उसके बाद फाइन भी देना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान में आपको फेयरनेस लानी है तो सिटीजन चार्टर, एक स्ट्रॉन्ग सिटीजन चार्टर भारत में पास होना चाहिए। उस सिटीजन चार्टर में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हर एक डिपार्टमेंट, हर एक पोस्ट के पर फाइल का डिस्पोजल का एक टाइम होना चाहिए और वो नेशनल पोर्टल से अटैच होना चाहिए। कोई नेशनल वेबसाइट बने जिससे हर डिपार्टमेंट अटैच हो और उसकी एक कॉपी डिस्पोजल की वहां पर जाए और उसकी ग्रीवेंस अपने आप वहां पर चली जाए। मुझे लगता है कि जो मद्रास हाईकोर्ट का ऑर्डर है, ये ऑर्डर काबिल तारीफ है। पूरे देश को इस ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए और नेशनल लेवल पर इस ऑर्डर के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।